हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं एक नोटिफिकेशन एप्लीकेशन पर डाल देता हूं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो बहुत ही बढ़िया, करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले 11 और 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद निगम जी। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव करंट अफेयर्स की क्लास और इसकी पीडीएफ जो है वो चाहते हैं, तो आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एमपीपीएससी की पूरी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। सो 11th और 12th दिसंबर के करंट अफेयर्स को पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर, दोनों पर ही अवेलेबल है। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसने अप्रूवल दे दिया है कि 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है ये इंडिया को प्रोवाइड कराएगी लॉजिस्टिक सेक्टर में। लॉजिस्टिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है गाइस? ये बेसिकली सेक्टर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का मेनली सेक्टर होता है, जिसमें सामान जो होता है, गुड्स जो होता है, उसको ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ, राइट। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक यूएस डॉलर 250 मिलियन का, 250 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी इंडिया को, राइट। जिसमें हम जो है वो अपने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, उसको मॉडर्नाइज करेंगे, राइट। और इसी के साथ ही साथ जो है वो बताया ये जा रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है हमें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चे आते हैं उसको रिड्यूस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी कि अच्छी रोडें होंगी, अच्छे ब्रिजेस होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा। और लोन जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा सब प्रोग्राम को, राइट। जैसे कि सब प्रोग्राम्स हम लोग को बहुत सारे देखने को मिलते हैं ना, मल्टी मोडल, जैसे कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप एक ही जगह से वाटरवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू अपने सामान को एक पर्टिकुलर लोकेशन तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यानी कि डेस्टिनेशन तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगा। और प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा सरकार के इनिशिएटिव को, जिसके थ्रू सरकार प्लान कर रही है, फ्रेमवर्क तैयार कर रही है हमारी कंट्री के अंदर, यूनियन और स्टेट लेवल पर, और सिटी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के जो प्रोग्राम्स है, राइट। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कार्गो मूवमेंट में जो है वो हेल्प मिलेगी, स्ट्रेंथन होंगी सप्लाई चेन, राइट। ये सब चीज है। इसमें वेयर हाउसेज जो है वो मॉडर्नाइज होंगे, बिजनेस प्रोसेस जो है वो इंप्रूव होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा, राइट। ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा वेरियस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जो हम लोग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो देखने को मिलते हैं ना, तो उसकी भी काफी सारे जो इनिशिएटिव्स है, प्रोग्राम्स, उसको सपोर्ट करेगा। और सरकार ने अभी रिसेंटली अप्रूव भी किया था एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को, और प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी हमें देखने को मिलता है। तो गति शक्ति स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है इस गति शक्ति स्कीम के थ्रू, और हमारी कंट्री के अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर को जो है वो मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। आम आदमी पार्टी 9वीं नेशनल पार्टी बन चुकी है इंडिया की, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और लगभग 10 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को बने, और इंडिया की ये 9वीं नेशनल पार्टी जो है वो बन गई है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन में उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल और स्टेट का टैग जो है वो पार्टीज को मतलब देती है जनरली, यानी कि नेशनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पर्टिकुलर पार्टी है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। हमारे भारत के जो चुनाव आयोग जो है, भारत का चुनाव आयोग, ये पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य टैग देता है, राइट। फिर वो अपने सिंबल को भी यूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर या फिर अपने रिस्पेक्ट स्टेट के अंदर। आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी है दिल्ली और पंजाब के अंदर। इस साल की शुरुआत में इसने 2 सीट जो है वो जीती, और 6.3% वोट शेयर जो है वो गोवा में जीते। 12.9% का इसका वोट शेयर जो है वो 5 सीटों के साथ गुजरात इलेक्शन में हमें देखने को मिला अभी रिसेंटली, राइट। और कंडीशन जो होती है नेशनल और स्टेट पार्टी की,
वो स्पेसिफाइड है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर, यानी कि इस ऑर्डर के अंदर हमें देखने को मिलता है कंडीशंस दी गई हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनने का एलिजिबल है और स्टेट पार्टी बनने के एलिजिबल है, तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन्ड है, राइट। और पार्टी जो है, देखो एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया तो वो उसको स्टेटस हटाया भी जा सकता है, वो स्टेटस परमानेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो एलिजिबिलिटी कंडीशन में है कि नहीं है। और अभी देखिए कांग्रेस, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट, सीपीआई मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, राइट, नेशनल पीपल पार्टी, तो ये सब दूसरी जो है वो नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी 9वीं नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर बन गई है। जय हिंद। महक जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए, टाइम पर ट्राई किया करो। अब देखो, अब कमिटी या कमीशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म है। एक पैनल जो है वो बनाया गया है यूजीसी के द्वारा कि जिसके थ्रू ये काम करेंगे टेक्स्ट बुक्स में, यानी कि बच्चों की किताबों पर काम किया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस में किताबों पर काम किया जाएगा। 7 दिसंबर को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मुलाकात होती है इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ, और ये डिस्कस कर रहे थे पब्लिकेशन कि इंडियन लैंग्वेज में हम लोग को जो है वो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, तो उसमें हम लोग को जो है वो इंडियन लैंग्वेज में बुक्स को जो है वो रिलीज करना है। कमीशन ने जो है वो सेट किया है एक शेड्यूल 6 से 12 महीने का इस काम के लिए, यानी 6 से 12 महीने के अंदर अंदर ये इंडियन लैंग्वेजेस में अंडर ग्रेजुएट की किताबें जो है वो हम लोग को अब देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार के द्वारा, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विले इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया और सिनेज इंडिया और मैकग्रॉल हिल इंडिया, तो ये सब पब्लिशर्स हैं। तो आपने सुना होगा ये 2-4 पब्लिशर्स के नाम तो डेफिनेटली आपने सुने होंगे, जैसे मैकग्रॉल हिल का नाम तो अक्सर आपने सुना ही होगा। ये सबसे टॉप मोस्ट कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है जो बनाई जा रही है, जिसके थ्रू इंडियन लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह, तो इनमें इन कोर्सेज में किताबें अब इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो देखने को मिलेंगी। इस पर 6 से 12 महीने में काम कंप्लीट किया जाएगा। कोर्स बुक्स जो है उनको ट्रांसलेट किया जाएगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, आसामीज, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राइट। और अफोर्डेबल प्राइसेस में डिजिटल फॉर्मेट भी लेकर लाए जाएंगे, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ऑलरेडी 270 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक 12 रीजनल लैंग्वेज में ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी है। अक्टूबर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया था पहला सेट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की किताबों का, जो कि हिंदी के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक पैनल जो है वो बनाया, जिसमें हम लोग को फॉर्मर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े जी देखने को मिल रहे हैं, जो कि ट्रांसलेट करवा रहे हैं लीगल बुक्स को रीजनल लैंग्वेजेस में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिक्वेस्ट पर ये चीज की जा रही है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। सारी लैंग्वेज में या नहीं, ऑब्वियस ही बात है, सारी लैंग्वेज में तो नहीं कर सकते ना हम लोग, ये शेड्यूल लैंग्वेज में ही करेंगे, जो लैंग्वेजेस शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर है 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम लोग को मदुराई के अंदर देखने को मिल रहा है कार्तिकई दीपम रथ उत्सव। तो कार्तिकई दीपम रथ फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया? मदुराई, आप ध्यान में रखिएगा। 2 साल के गैप के बाद, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो फेस्टिवल नहीं हो रहा था, तो मदुराई तमिलनाडु के अंदर तिरुपरंकुंद्रम में ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 28 नवंबर को कार्तिकई दीपम फेस्टिवल जो है ये शुरू हुआ, और 6 दिसंबर को हमें देखने को मिला कि रथ यात्रा जो है, जिसमें भगवान की मूर्ति जो है वो रखी गई और उनको पूरे सिटी में जो है वो घुमाया गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, और दीपक जो है वो उनके रथ के सबसे टॉप पर जो है वो जलाया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मदुराई के अंदर देखने को मिलता है, जिसको काफी सारे श्रद्धालु अटेंड करते हैं, और तमिल्स में इस फेस्टिवल की बहुत ही ह्यूज इंपॉर्टेंस है। ये फेस्टिवल केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और फेस्टिवल ऑफ लाइट ये हमें देखने को मिलता है, रोशनी का त्योहार जो है, और इसमें एंशिएंट तमिल लिटरेचर, अब देखो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो आएगा, अहनानूरू जो है वो क्या है? तमिल साहित्य है, तमिल लिटरेचर हमें देखने को मिलती है। तो इस फेस्टिवल के बारे में तमिल लिटरेचर अहनानूरू में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये वन ऑफ द ग्रेट बुक्स है संगम लिटरेचर की। तो संगम लिटरेचर से रिलेटेड सिविल सर्विसेज अक्सर क्वेश्चन पूछती है, फैक्ट आप थोड़ा सा इस किताब का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तमिल साहित्य का ध्यान में रखिएगा। अब गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव से रिलेटेड टॉपिक की बात करें
तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर लेवरेजिंग कम्युनिटी एंड लोकल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो इसको लॉन्च जो है वो किया है एनएमसीजी के द्वारा। नमामि गंगे प्रोग्राम जो हमें क्लीन गंगे का जो है वो देखने को मिलता है, आपको शायद वही वाला प्रोग्रामिंग है एनएमसीजी, राइट? एक बार इसको कंफर्म जो है वो कर लेते हैं। हाँ, यस, नमामि गंगे एंड अर्थ गंगा, राइट? तो इसी के तहत एनएमसीजी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, प्रिपेयर कर रही है कि ये प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करेंगी गंगा से रिलेटेड। तो गंगा नदी को स्वच्छ करने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही चीज जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि लोकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के आधार पर लोकल रिसोर्सेज और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है डायरेक्टर जनरल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल ने इसको जो है वो लॉन्च किया, श्री जी अशोक कुमार, और अर्थ गंगा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। फाउंडर जो है हिमालयन एनवायरमेंट स्टडी और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और पद्म विभूषण श्री अनिल जोशी, इन्होंने मतलब प्रेजेंट किया, मतलब ये प्रेजेंट थे यानी कि उपस्थित थे इस ओकेशन के दौरान। और प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंटली इंप्लीमेंट जो है वो किया गया इनके द्वारा, हिमालयन एनवायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइज किया। ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का यही है कि भाई जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के पर्पस के लिए, तो उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाए। प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करा रहा है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं अर्थ गंगा के तहत उनको। और वन ऑफ द टारगेट एरिया जो है वो अर्थ गंगा के अंदर यही है कि नेचुरल फार्मिंग को वो करना, प्रमोट करना है, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण जैसे कि खेत वगैरह में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, तो खेत के थ्रू जो है वो गंगा नदी में केमिकल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, राइट? तो इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है। अर्थ गंगा सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे और 3 गंगा रिसोर्स सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, वर्कशॉप बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी कम्युनिटीज की। 4 स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अंदर, राइट? अब केरल से रिलेटेड एक न्यूज हमें देखने को मिल रही है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो किया गया है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा। 10 दिसंबर को कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल हम लोग को देखने को मिल रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ये इसको मिल रहा है ये। और टर्मिनल जो है वो इस पे 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 40,000 स्क्वायर फीट की एरिया पर ये टर्मिनल बन रहा है। और ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जेट सर्विस, ट्रैवल और बिजनेस गैदरिंग को। एंट्रेंस हॉल हाउसेस अ ड्राइव इन पोर्च लॉबी, यानी कि इसमें कंफर्टेबल लाउंज होंगे, बिजनेस सेंटर्स होंगे, कस्टम इमिग्रेशन फैसिलिटी होंगी और काफी सारी चीजें इसके अंदर होंगी। और फ्लाइट जो है वो स्टार्ट होगी 11 दिसंबर से नए टर्मिनल के अंदर, यानी कि हो चुकी है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 4 एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि प्राइवेट जेट टर्मिनल जहां पर ओपन किया गया है, शुरू किया गया है। यस निगम जी, गंगा काफी क्लीन हुई है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक एक आया, रेजर पे, आपने नाम तो सुना होगा रेजर पे का। आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो रेजर पे करके कई बार आपने देखा होगा। तो रेजर पे पहली पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर बन गई है, जो कि सपोर्ट कर रही है क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पे। बहुत ही बढ़िया। तो एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि रुपे क्रेडिट कार्ड को जो है वो भीम यूपीआई ऐप के साथ जो है वो लिंक किया जाएगा 4 अक्टूबर 2022 को। कस्टमर जो एचडीएफसी बैंक के हैं, पीएनबी के हैं, यूनियन बैंक के हैं, इंडियन बैंक के हैं, तो ये सबसे पहले जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो एंजॉय करेंगे। रेजर पे के मर्चेंट जो है वो अब मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं कार्ड पेमेंट यूपीआई के थ्रू भी, राइट? और ये बेसिकली एक्सिस बैंक की पार्टनरशिप के थ्रू पॉसिबल हुआ है। कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड को जो है वो लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई के साथ, और दे विल नॉट हैव टू कैरी देयर क्रेडिट कार्ड्स विद देम एट ऑल द टाइम फॉर पेमेंट। भाई साहब, ये तो बहुत ही तगड़ी चीज हो गई है। मतलब इट्स लाइक कि आप जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी डायरेक्ट स्कैन करके कर सकते हो मर्चेंट के पास, रेदर देन स्वैप करने की जगह अपने कार्ड को। बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर गई है एट द रेट ऑफ 30% ओवर लास्ट 3 इयर्स। दैट इज ट्रू। मैंने भी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर दिया अभी। पहले मैं बीच में नहीं कर रहा था, बट अभी ऑब्वियस बात है कि थोड़ा अपना ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जो चालू हुई हैं, तो बजट को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना रहता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रेडिट। और मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने भी बोला कि क्रेडिट कार्ड का यूज किया करो, उससे आपकी सिविल अच्छी होती है और बैंकिंग प्रोफाइल अच्छी होती है। एनीवेज, ओनली 6% इंडियंस हैविंग एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड। देखो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ मात्र 6%
इंडियंस को ही क्रेडिट कार्ड का इशू होगा। और यूपीआई के अंदर ओवर 731 करोड़ ट्रांजेक्शन अक्टूबर 2022 में देखने को मिले हैं और 40% से ज्यादा इंडियंस यूपीआई का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। रेजर पे की बात करें तो इंडिया की लीडिंग फुल स्टैक पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ये बिजनेसेस के लिए। शशांक कुमार जो है वो इसके एमडी और को फाउंडर है। 2014 में इसका फाउंडेशन किया गया था शशांक कुमार के द्वारा और हर्षिल माथुर के द्वारा। अब इंटरनेशनल न्यूज एक सामने आ रही है, यूके, इटली और जापान ने ज्वाइन किया है, यानी कि एक साथ ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और ये 6th जनरेशन फाइटर्स बनाएंगे 2035 तक। तो यूके, इटली, जापान मिलकर 6th जनरेशन फाइटर्स बनाने वाले हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इन्होंने अनाउंस किया है एक पार्टनरशिप यूके, इटली और जापान के साथ और इन्होंने फाइटर जेट्स फ्यूचर में बनाने की पार्टनरशिप करी है। अच्छा, ऋषि सुनक से एक चीज जो है वो याद आई, एक पिक्चर थी वो मैंने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया था इसके बारे में। एक बहुत बढ़िया रील आया था। एक पिक्चर थी पहले भगत सिंह की, आपको शायद पता होगा, अजय देवगन उसमें लीड रोल उन्होंने प्ले किया था भगत सिंह का। तो उस पिक्चर में एक सीन आता है कि थिएटर के अंदर वहां पर क्लियरली बाहर लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। और जब से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बने हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर वो भी गए थे, अपने डॉग को भी साथ में लेकर गए थे। क्या तो अलग ही, मतलब व्हेन यू हैव पावर यू कैन डू एनीथिंग। आपके लिए फिर कोई रोक टोक नहीं है इफ यू आर पावरफुल पर्सन। एंड यही एग्जामिनेशन आपको इतना पावरफुल बनाएगा कि साला आप कुछ भी करो जिंदगी में, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको, कोई रोक टोक नहीं किसी भी प्रकार की। हाँ, अनटिल अनलेस की आप सही हो, राइट? तो सही होना चाहिए आपको, सही हो तो कोई रोक टोक नहीं है, गलत हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई तो ऊपर बैठा बैठा रहेगा आपके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अभी एक और केस चला था बहुत तगड़ा, एक आईएएस कपल, एक कोई वो था ना एथलीट्स का रेसिंग ट्रैक जो था, उनका जो रेसिंग ट्रैक था एथलीट्स का, तो उस पर जो है वो कुत्ते को घुमा रहे थे। यानी कि जब वो कुत्ते घुमाने आते थे तो पूरे रेसिंग ट्रैक को उनके लिए खाली कर दिया जाता था। तो उस जगह पर वो अपने कुत्ते को घुमा रहे थे, तो उनको बेहद भयानक, उनके ट्रोल भी उनका हुआ और पनिशमेंट भी उनको मिली। सो इट विल बी कॉल्ड द टेम्पेस्ट। इन्हें जो है वो टेम्पेस्ट यानी कि कहा जा रहा है टेम्पेस्ट इस एग्रीमेंट को, और वो फ्यूचर जनरेशन 6th जनरेशन फ्यूचर में जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट ये बनाएंगे उसको। ठीक है, बस इतनी छोटी सी चीज ध्यान रखो और डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के थ्रू, और ये लंदन, रोम, टोक्यो की पार्टनरशिप के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन, इटली जो है वो डेवलप करेंगे टेम्पेस्ट को, जापान जो है इनको जुलाई में ज्वाइन करेगी। बस ये कुछ छोटी सी चीज है। फिर सरकारी स्कीम और इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है रूफटॉप सोलार स्कीम को 2026 तक। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कराएंगी इस स्कीम के तहत, जब तक कि स्कीम का टारगेट अचीव नहीं हो जाता। कोई भी कंज्यूमर जिसको भी रूफटॉप सोलार, यानी कि अगर आपको अपने छत पर जो है वो सोलार ग्रिड जो है वो इंस्टॉल करानी है तो आप करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपनी नेशनल पोर्टल पर इसको ट्रैक कर सकते हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है 14,558 रुपए की पर किलोवाट के हिसाब से, और 3 किलोवाट तक, राइट, इस स्कीम के तहत। और इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, तो नेशनल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 30 जुलाई 2022 को, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंट कर रही है इस रूफटॉप सोलार प्रोग्राम के सेकेंड फेज को। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलार मार्केट जो है वो 3.2 गीगावाट जो है वो 2023 में पहुंच जाएगा। गुजरात जो है वो पहली पोजीशन पर है टोटल रूफटॉप सोलार इंस्टॉलेशंस के मामले में। रूफटॉप सोलार रूफटॉप सब्सिडी स्कीम के बारे में बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना रूफटॉप के यूसेज को हमारी कंट्री के अंदर। मेन एम यही है कि अचीव करो कैपेसिटी 40,000 मेगावाट की रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक। और इस स्कीम के तहत 40% सब्सिडी जो है वो पहले 3 किलोवाट पर प्रोवाइड की जाएगी, फिर 20% सब्सिडी 3 किलोवाट के बियॉन्ड, और फिर 10 किलोवाट तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। यानी कि 3 से 10 किलोवाट तक की सब्सिडी में 20% की छूट जो है वो सरकार देगी। अब एक खेती इंडियन स्टार्टअप हमें देखने को मिल रहा है जिसको 2022 का अर्थशॉट प्राइज मिला है।
तेलंगाना के अंदर है ये स्टार्टअप खेती, और 5 में से एक विनर ये हम लोग को देखने को मिल रही है खेती, जिसको अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया है। खेती ने प्राइज जो है जीता है क्योंकि खेती ने काम किया था नेचर कैटेगरी में प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन का, राइट, और इसको 1 मिलियन पाउंड भी एज अ प्राइज मनी के तौर पर जो है वो मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, खेती का ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स, तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स एक सोल्यूशन है लोकल फार्मर्स के लिए, यानी कि जो छोटी जमीन जिनके पास होती है फार्मर्स के लिए, कि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और अपने आजीविका को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्लाइमेट चेंज से। ये बेसिकली ग्रीन हाउस सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जो कि 90% सस्ता हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड ग्रीन हाउस से, और ये इसमें पानी का उपयोग भी काफी कम होगा और पेस्टिसाइड का उपयोग भी काफी कम होगा। और अर्थशॉट प्राइज की बात करें तो इसका फाउंडेशन किया था ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने, और इसे इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और हर साल 5 प्रोजेक्ट जो है जो कि सॉल्यूशंस निकालते हैं अर्थ के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, तो उनको अर्थशॉट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं कुछ, तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 हमें देखने को मिला है, जिसको पब्लिश किया गया है आर्ट ऑन कैपिटल के द्वारा। आर्ट ऑन कैपिटल ने रैंक किया है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पासपोर्ट। दैट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट का मतलब वो कंट्री जहां जहां पर आप पासपोर्ट जो है वो लेकर वेरियस कंट्रीज के अंदर जा सकते हो बिना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के, तो वो कंट्री स्ट्रांग होती है। तो देखो, पासपोर्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको पता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी के पास पासपोर्ट होगा, जिनके पास नहीं जल्दी बनवा लो, क्योंकि जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे अपने आईएएस स्पेशली यूपीएससी एग्जाम को, तो आपको जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रिप भी जो है वो मिलती है, राइट, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो। बाकी फिर आप एसडीएम वगैरह बनोगे तो छुट्टी मनाने जाओगे ही बाहर, राइट, तो बना लो अपने पास पासपोर्ट। तो पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करती है सरकार एक कंट्री के अपने सिटीजन को, और कंफर्म करती है आइडेंटिटी और नेशनलिटी एक होल्डर की इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान। यूएई को फर्स्ट रैंक जो है वो मिली है, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, और इंडिया को 87th रैंक मिली है। यूएई जो है उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन और फ्रांस हमें देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान की लास्ट है रैंक, और पाकिस्तान की 94th है। जापान की रैंक 24th है। हेनले और पार्टनर्स ने रैंक किया है जापान के पासपोर्ट को एज अ बेस्ट पासपोर्ट के तौर पर। पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर हमें 139 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की देखने को मिली है, राइट, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डे 2022 की बात करें तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर को, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की जाती है अबाउट सोशल, कल्चरल, फिजिकल राइट्स ऑफ पीपल, की लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकार जो भी हैं, तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एनिवर्सरी होती है जिस दिन हम लोगों ने, यानी कि 10 दिसंबर को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है वो अडॉप्ट किया था 1948 में। और थीम जो है ह्यूमन राइट्स डे 2022 की है वो है डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दो मेन ह्यूमन राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत। ये दो मुख्य मानव अधिकार हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और ह्यूमन राइट्स जो है आर द बेस्ट वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो जो समाज में असमानता है उसको कम करने के लिए ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, एक सबसे अच्छा तरीका है। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश हुई है 2006 में, और ये रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स पूरे दुनिया भर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक राइट्स हम लोग को सभी ह्यूमंस के लिए देखने को मिलते हैं पूरे दुनिया भर में। इसके अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है एंड टॉर्चर है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन और राइट टू वर्क एंड एजुकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल हम लोग को देखने को मिलता है। अब एक न्यूज तमिलनाडु से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के हैं, इन्होंने लॉन्च करी है एक स्कीम जिसके थ्रू ये सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, यानी कि स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने, तमिलनाडु ने योजना शुरू करी है, राइट। तो सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम इसका नाम है। 9 दिसंबर 2022 को मदुराई, तमिलनाडु के अंदर इसको शुरू किया गया, और इसके अंदर लोगो भी जो है वो लाया गया सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है
SHWS, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, ये स्कीम जो है वो, ये एप्लीकेशन जो है उन्होंने लॉन्च करी। इस स्कीम के तहत सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स और बूट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए बेनिफिशियरी को। स्कीम का मेन एम यही है कि प्रोटेक्ट करना सैनिटेशन वर्कर जो है तमिलनाडु के, उनके उसको वेलफेयर को। ये इंश्योर करेगी कि प्रॉपर एजुकेशन जो है वो उनके बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, राइट। इनिशियली स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है एज अ पायलट बेसिस के तौर पर 5 लोकल बॉडीज जो म्यूनसिपैलिटीज हैं तमिलनाडु के अंदर वहां पर, और काफी सारे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। 13 फुट लंबी एक स्टैचू भी जो है ब्रॉन्ज की BR अम्बेडकर साहब की, इसको भी जो है वो अनवील किया, राइट, अनावरण किया। तो ये चीज हमें देखने को मिली, और मदुराई एयरपोर्ट के नजदीक पे ये किया गया। एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एन चंद्रशेखरन, इन्होंने B20 इंडिया की चेयरमैनशिप जो है वो हासिल कर ली है। चेयरमैनशिप टाटा सन्स की चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, तो इनको अपॉइंट किया गया है B20 के हेड के तौर पर इंडिया के 1 दिसंबर 2022 को। ये बिजनेस एजेंडा जो हम लोग को देखने को मिलेगा G20 प्रेसिडेंसी का, तो उसको लीड करेंगे। B20 इंडिया रिप्रेजेंट करती है पूरे की पूरे G20 बिजनेस कम्युनिटी को, B20 यानी कि बिजनेस 20 कम्युनिटी। CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, इसने चार्ज लिया है B20 इंडिया के सेक्रेटेरिएट का। CII का कहना यह है कि B20 इंडिया जो है, इसने आइडेंटिफाई करी है प्रायोरिटीज की क्या क्या चीजें हम लोग को G20 की बिजनेस मीटिंग के दौरान जो है वो डिस्कस करनी है। इसकी थीम है रेस रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। B20 बनी थी 2010 में, और ये ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम हम लोग को देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर की बिजनेस कम्युनिटी के साथ। G20 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। इनके मेंबर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US, यूरोपियन यूनियन। और इंडिया जो है वो करेंटली G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो होल्ड कर रही है डिसंबर मंथ की। आपको शायद पता हो, इसको अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। तो ये 11-12 दिसंबर का ये टॉपिक जो है वो फिनिश हुआ। अब 11:30 को शार्प 20 मिनट्स के बाद 11:30 को हम जो है 13 दिसंबर के टॉपिक को कवर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे मतलब इसको ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस को, और आपको PDF चाहिए MPPSC की और UPSC की, और प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो चलो अब 11:30 को शार्प हम मिलेंगे, और बाकी फिर 1 बजे जो होगी वो आपकी MPGS की क्लास होगी। और MPGS की क्लास में आज क्या पढ़ेंगे बार को मैं आपको बता भी देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कवर कर लिया था ना। अब हम कवर करेंगे महाजनपद के टॉपिक को, महाजनपद। तो महाजनपद मैं आपको ऑलरेडी NCERT में कवर करा चुका हूं, अगर आपको शायद याद हो तो। महाजनपद के टॉपिक हम काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो ये आपका मेरे ख्याल से रिवीजन वाला टॉपिक होगा। और अजात शत्रु के बारे में हम बात करेंगे, काफी सारी चीजें हैं। महाजनपद, मेजर डायनेस्टी जो है, हरियक वंश हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। फिर उसके अलावा हरियक वंश में बिंबिसार हम लोग को देखने को मिलता है, अजात शत्रु है, अजात शत्रु बोलते हैं जिसको, ठीक है। काल अशोक, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज 1 बजे MPGS की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था कल, ठीक है। चलो, जय हिंद।